सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज। अदर इंटरनेशनल करेंसीज के साथ में डोमेस्टिक करेंसी को किस रेट पे एक्सचेंज किया जाता है उसको बुलाया जाता है एक्सचेंज रेट। अगर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज की डेट में $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान एक्सचेंज मार्केट में $1 लेके जाएगा तो उसको बदले में 85 रुपीज़ मिलेंगे, या फिर अगर किसी इंसान को $1 चाहिए तो उसको कितने रुपए देने होंगे? 85 रुपीज़ देने होंगे। और यही लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर। बेहद सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन। जब किसी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होता है तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट करती है, उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो कमज़ोर होती है। डेप्रिशिएशन के बारे में, एप्रिशिएशन के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन बेसिक तौर पे अगर समझें तो मान लेते हैं कि आज की डेट में $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज़। कल को यही जो $1 है वो मान लेते हैं कि 100 रुपये के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया है। ये जो सिचुएशन है इसको बुलाया जाता है डेप्रिसिएशन। उल्टा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि कल को $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट कर गया है, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है। ये जो सिचुएशन है ये है एप्रिसिएशन। इसको बेसिक तौर पे दिमाग में रखना। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो जब किसी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होता है तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट करती है, उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो कमज़ोर होती है। क्यों डेप्रिशिएट करती है? बिकॉज जब किसी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन आता है तो जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे। जब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से इवेंचुअली जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट कर जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स। जब किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो एप्रिशिएट करती है, वो मजबूत होती है। मजबूत क्यों होती है? बिकॉज जब किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिख रहा होता है कि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो खूब सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो जो करेंसी होती है वो एप्रिशिएट करती है, वो मजबूत हो जाती है। पहला, इन्फ्लेशन। जब किसी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होता है तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट करती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। जब किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो एप्रिशिएट करती है। तीसरा, पब्लिक डेट। जब सरकार के ऊपर जो डेट है, सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा है तो इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट करती है, वो कमज़ोर होती है। सरकार के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटिवली कम है, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बेहतर नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा या कम आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है कम आएगा। ट्रेडर्स एनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है डिस्करेज होंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट होंगे या डिस्करेज होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है डिस्करेज होंगे। और जब इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं इकोनॉमी में तो जो करेंसी होती है वो इवेंचुअली डेप्रिशिएट कर जाती है, कमज़ोर हो जाती है। चौथा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब किसी इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो आमतौर पे ये होता है कि जो करेंसी होती है वो एप्रिशिएट करती है, जो करेंसी होती है वो मजबूत होती है। बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और जब स्टेबिलिटी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। जब स्टेबिलिटी होती है तो ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस होता है। जब स्टेबिलिटी होती है
तो एक्सपोर्ट्स प्रमोट होते हैं, और जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो जो करेंसी होती है वो अप्रिशिएट करती है, मजबूत होती है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के केस में हर बार ये नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे होता है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो करेंसी अप्रिशिएट करती है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जब किसी इकोनॉमी में लो करंट अकाउंट डेफिसिट होती है तो इसका मतलब क्या है? लो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, वो प्रमोट हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मजबूत हैं। एक्सपोर्ट्स मजबूत हैं तो खूब सारी फॉरेन करेंसी बदले में आएगी, खूब सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट्स मजबूत होते हैं, तो जो करेंसी होती है वो अप्रिशिएट करती है, वो मजबूत होती है। और लास्ट, स्पेकुलेशन, लोग किस तरीके से स्पेकुलेट कर रहे हैं एक्सचेंज मार्केट को, वो भी इम्पेक्ट करता है करेंसी के अप्रिशिएशन को, डेप्रिशिएशन को। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आज के डेट में $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, लेकिन कल को लोगों को लग रहा है कि ये जो $1 है वो 100 रुपये के बराबर होने वाला है। तो लोग क्या कोशिश करेंगे? लोग कोशिश करेंगे कि आज की डेट में 85 रुपीज़ की रेट पे खूब सारे डॉलर्स खरीद ले जाएं। कल जब $1 100 रुपये के बराबर होगा तब इसको बेचेंगे। लोग घपलेबाजी करेंगे। ये लोग किस तरीके से स्पेकुलेट कर रहे हैं एक्सचेंज रेट के मार्केट को, वो भी इम्पैक्ट करता है करेंसी के अप्रिशिएशन को, डेप्रिशिएशन को। बहुत सिंपल। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट कौन कौन से हैं? पहला है इन्फ्लेशन। जब किसी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट करती है। कैसे करती है वो अभी हमने देखा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। जब किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो करेंसी अप्रिशिएट करती है। कैसे करती है वो भी हमने देखा। पब्लिक डेट, अगर सरकार के ऊपर डेट ज़्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो करेंसी डेप्रिशिएट करती है। जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो जो करेंसी होती है वो यूजुअली अप्रिशिएट करती है। अगर किसी इकोनॉमी में लो करंट अकाउंट डेफिसिट है तो जो करेंसी होती है वो अप्रिशिएट करती है, मजबूत होती है। और लास्ट, स्पेकुलेशन। लोग किस तरीके से स्पेकुलेट कर रहे हैं एक्सचेंज रेट मार्केट के बारे में, वो भी इम्पैक्ट करता है कि करेंसी अप्रिशिएट होने वाली है या डेप्रिशिएट होने वाली है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बारे में। और एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप? एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, या जिसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बुलाया जाता है, और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बुलाया जाता है। दो टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? जब रेट ऑफ एक्सचेंज को, डिफरेंट करेंसीज के बीच में रेट ऑफ एक्सचेंज को जब सरकार फिक्स करती है तो उसको बुलाया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब सरकार रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स करती है तो उसको बुलाया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने बोल दिया कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या हो रहा है, सरकार ने फिक्स कर दिया रेट को कि $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर ही रहने वाला है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो मार्केट की वजह से जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, जो रिस्क होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। भाई, ये जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आते हैं कि कभी $1 80 रुपये के बराबर है, कभी 70 के बराबर है, कभी 100 के बराबर है, ये पूरे तरीके से एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज सरकार ने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है कि मार्केट में कुछ भी हो, $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर रहेगा। तो ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, ये जो रिस्क होती है, ये एलिमिनेट हो जाती है, और इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। बिकॉज जो ट्रेडर है, जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, उसको पता है कि भैया जो एक्सचेंज रेट है वो तो फिक्स रहने वाली है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इकोनॉमी की तरफ, अगर इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है तो। बिकॉज ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनको पता है कि इतना रेट फिक्स्ड है, अब इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। और अगर घाटा होने वाला है तो पहले से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये एक्सचेंज रेट है, इस पर सारी चीज़ों को एनालाइज करो। मार्केट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, कल को ऐसा नहीं हो सकता कि कल को $1 100 के बराबर हो जाए या कल को $1 50 के बराबर हो जाए। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं। इसके अलावा डिस्करेजमेंट ऑफ स्पेकुलेशंस, ये जो लोग स्पेकुलेट करते हैं
वो स्पेकुलेशन पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। कीप्स द इन्फ्लेशन लो, जो इन्फ्लेशन है वो भी रिलेटिवली लो रहता है, कम रहता है, बिकॉज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, और जब ये सारी चीज़ें रिलेटिवली स्टेबल रहेंगी तो जो इन्फ्लेशन है वो भी रिलेटिवली कम ही रहता है। और फाइनली एक और एडवांटेज क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, कि जो डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये जो करेंसी डेप्रीशिएट हो रही थी वो डेप्रीशिएशन ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आपने फिक्स कर दिया है एक्सचेंज रेट को। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? अनसर्टेनिटीज़ और जो रिस्क होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, स्पेकुलेशन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, इन्फ्लेशन रिलेटिवली लो रहता है, और ये जो डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। जो क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं, मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करना, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एक्सचेंज रेट के ऊपर। और एक्सचेंज रेट के ऊपर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? बिकॉज आपने उसको फिक्स कर दिया है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या हो रहा है, आप क्या मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ रहे हो। एक्सचेंज रेट के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो पूरे तरीके से इनइफेक्टिव हो जाती है। आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए या इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो तो आपने फिक्स की हुई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। दूसरा, एक्सटर्नल शॉक्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखो, जब मार्केट डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट को, तो अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमीज में कोई दिक्कत भी आती है तो एक्सचेंज रेट खुद ब खुद मार्केट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे आपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है, तो अगर रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में कोई भी दिक्कत आएगी उसका सीवियर इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है। इतना सीवियर देखने को मिल सकता है कि रिसेशन में भी जा सकते हो आप। फिर इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, ये जो रिसेशन की समस्या हो सकती है, इससे डील करने के लिए सरकार को लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स भी मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। और लास्ट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। जब मार्केट डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट को, तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के? एक है कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। दूसरा है एक्सटर्नल शॉक का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, और अगर एक्सटर्नल शॉक्स आएंगे तो स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि रिसेशन भी आ सकता है। इस रिसेशन से, इस एक्सटर्नल शॉक से डील करने के लिए सरकार को एक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। और लास्ट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बारे में, तो पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अभी हमने पढ़ लिया। और दूसरा है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से क्लियर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जहां पे रेट को डिटरमाइन किया जाता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट करेंसीज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से मार्केट खुद ब खुद डिटरमाइन करता है कि एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है, और इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो, बड़ा सिंपल है। कोई मार्केट है जहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, आपको प्राइसेस बढ़ाने, आप क्या करो, टमाटर की सप्लाई कम कर दो, सप्लाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सेम वही है यहाँ पे कि मार्केट में करेंसी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है वो डिटरमाइन करती है कि एक्सचेंज रेट कितना रहने वाला है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है, इसके अंडर दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है फ्री फ्लोट सिस्टम। फ्री फ्लोट नाम से क्लियर है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको पूरे तरीके से मार्केट ही डिटरमाइन करती है।
मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है करेंसी की, वो डिटरमाइन करती है। सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट सिस्टम। और दूसरा होता है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। ये जो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम होता है ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का हाइब्रिड होता है। मैनेज्ड फ्लोट में क्या होता है कि सरकार एक्सचेंज रेट को एक रेंज में रखने की कोशिश करती है। रेंज में रखने के लिए सरकार इंटरफेयर करेगी, सरकार या फिर जो आरबीआई है वो नेसेसरी स्टेप्स लेगा, जो भी सेंट्रल बैंक है वो नेसेसरी स्टेप्स लेगा। लेकिन विद इन दिस रेंज ये जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे फ्लक्चुएट करेगी, इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये डिटरमाइन होगी मार्केट के थ्रू। मैनेज्ड फ्लोट में क्या होता है कि मैनेज्ड फ्लोट जो है वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का हाइब्रिड है। इसमें क्या होता है कि सरकार एक्सचेंज रेट को एक सर्टेन रेंज में रखने के लिए तो इंटरफेयर करेगी, स्टेप्स लेगी, आरबीआई स्टेप्स लेगा, सेंट्रल बैंक स्टेप्स लेगा, लेकिन विद इन दिस रेंज जो भी एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होगा उसको डिटरमाइन कौन करेगा, मार्केट डिटरमाइन करेगा। सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगा एक्सचेंज रेट को एक सर्टेन रेंज में रखने के लिए, लेकिन विद इन दैट रेंज जो एक्सचेंज रेट है वो फ्रीली फ्लोट करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जब आरबीआई इंटरवीन करता है और ये जो फॉरेन करेंसी है इसको खरीदता या बेचता है इन दी इंटरनेशनल मनी मार्केट, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो सर्टेन रेंज में रहे, उसको बुलाया जाता है डर्टी फ्लोट। क्या बुलाया जाता है, डर्टी फ्लोट बुलाया जाता है। सेम वही टमाटर वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर टमाटर की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, आपको प्राइसेस बढ़ानी है, तो आप टमाटर की सप्लाई को कम कर दो। आप सप्लाई कम कर दोगे, टमाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उल्टा भी ट्रू हो जाएगा। सेम वो यहाँ पर है कि आरबीआई को डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी ज़रूरत क्या है, आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसीज को बेचता है, खरीदता है इन दी इंटरनेशनल मनी मार्केट, और उसके हिसाब से जो एक्सचेंज रेट होती है वो फ्लक्चुएट करती है। इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट। क्या बोलते हैं इसको, डर्टी फ्लोट बोलते हैं। अच्छा, ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। अब होगा क्या कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्योंकि मार्केट डिटरमाइन कर रहा है एक्सचेंज रेट को, तो अपने आप जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसी है। तो जो एक्सटर्नल शॉक होगा उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर उतना हैवी नहीं होगा। जैसे अगर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो एकदम से बढ़ जाएं, यहाँ पे जब आप बात करते हो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे तो फिक्स है, कुछ भी हो जाए, $1 मान लेते हैं 80 रुपये के बराबर है, तो 80 रुपये के बराबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट में सप्लाई होगी उस हिसाब से जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी। अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो जो एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो जो एक्सटर्नल शॉक का इम्पैक्ट होता है वो उतना सीवियर नहीं होता, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स। दूसरा, लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रही है, खुद ब खुद फ्लक्चुएट कर रही है, तो बहुत लंबे चौड़े फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है। आपको लंबा चौड़ा पैसा, कमोडिटीज़ फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे मेंटेन करके नहीं रखनी है, तो जो बचा हुआ पैसा है, जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं, उनको आप ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। ये एडवांटेजेस हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो इनस्टेबिलिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। भाई मार्केट के हिसाब से कभी भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकती है। जैसे कभी $1 80 के बराबर होता है, कभी 85 के बराबर होता है, कभी 87 के बराबर होता है, कभी 83 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसकी वजह से एक इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। और जब अनसर्टेनिटी होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पर भी देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट्स पर भी देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी है, इनस्टेबिलिटी है। तो एक डिसएडवांटेज क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का, ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहती है, इनस्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं और इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। देखो, ये बेसिक बातचीत है। इस बेसिक बातचीत को एक बार पढ़ना, दिमाग में रखना। बाकी मुझे लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए,
ताकि अगर किसी क्वेश्चन में काम आए तो आप ये लिख पाओ कि मोटे मोटे ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद नितिन सिंघानिया में एक टर्म दे रखा है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है? स्पॉट करेंसी कन्वर्जन्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है। देखो, एक्सचेंज मार्केट में कोई गया और उसको अपनी करेंसी किसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करवानी है, तो ये जो एक्सचेंज करवाया जा रहा है, ये जो कन्वर्जन करवाया जा रहा है, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाया जाता है टोबिन टैक्स। क्या बुलाया जाता है? टोबिन टैक्स। और ये लगाया क्यों गया, इसको सजेस्ट क्यों किया जाता है? बिकॉज जो लोग स्पेकुलेशंस करते हैं, जैसा हम एग्जांपल में देख रहे थे कि आज $1 85 रुपीज़ के बराबर है, कल को लोगों को लग रहा है कि $1 100 रुपये के बराबर होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे कि इस 85 रुपीज़ वाली रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से जो पूरा मार्केट है वो डिस्टर्ब होगा। इन लोगों को डिस्करेज करने के लिए स्पॉट करेंसी के कन्वर्जन के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात होती है, वो टैक्स कौन सा है? टोबिन टैक्स है। और इसका नाम रखा गया है इकोनॉमिस्ट जेम्स टोबिन के नाम पे। तो टोबिन टैक्स क्या है? द टैक्स लिवाइड ऑन स्पॉट करेंसी कन्वर्जन्स टू डिसइंसेंटिवाइज शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशंस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। होपफुली क्या है, तो बहुत ईजी आपको समझ में आ ही आया होगा। अच्छा, फिर एक सवाल पूछा गया है, विच एक्सचेंज रेट सिस्टम सूट्स एंड इकोनॉमी वेस्ट। हमने दो टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पढ़े हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। इन दोनों में से इकोनॉमी को कौन सा सूट करता है? देखो, जो छोटी इकोनॉमीज होती हैं, ऐसी इकोनॉमीज जिनका कोई डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर है और ये जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी इकोनॉमी रीजनेबली स्टेबल है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रीजनेबली स्टेबल है, तो इन छोटी इकोनॉमीज के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेहतर रहता है। बिकॉज छोटी इकोनॉमीज हैं और सामने जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी इकोनॉमी भी स्टेबल है, वहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी स्टेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बदल रही है, मतलब कोई एक्सटर्नल शॉक आने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है। तो ऐसी छोटी इकोनॉमीज के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रखना बढ़िया रहता है। बिकॉज थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से जो समस्या आ सकती है वो समस्या नहीं आती है और एक्सटर्नल शॉक कोई आएगा ही नहीं, बिकॉज जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसके यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेबल है। तो ये जो छोटी इकोनॉमीज होती हैं इनके लिए बेहतर क्या है कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करें। और ऐसी इकोनॉमीज जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, जिनका एक्सपोर्ट सरप्लस होता है और जिनके पास में खूब सारा फॉरेक्स रिजर्व होता है, जैसे कि चाइना, वो भी अगर चाहें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर सकती हैं। बिकॉज इनका ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं, पूरी दुनिया इनके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेक्स रिजर्व इनके पास में खूब है कि अगर कल को कोई एक्सटर्नल शॉक आ भी जाए तो इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से डील कर लेंगे। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी अफोर्ड कर सकती हैं कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को रखें, बिकॉज अगर कभी एक्सटर्नल शॉक आएगा तो उससे डील करने के लिए इनके पास में खूब सारा फॉरेक्स रिजर्व है। और आज की डेट में इनका जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो इतना हाई है कि बाकी सारी कंट्रीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ये आराम से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अफोर्ड कर सकती हैं। जो छोटी इकोनॉमीज हैं और जिनका ट्रेडिंग पार्टनर बहुत ही मजबूत है वो रख सकती हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को, और जो बहुत ही बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनका एक्सपोर्ट सरप्लस है और जिनके पास में खूब सारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी रख सकती हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को। बेसिकली अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जिनके पास में इतना है कि अगर कुछ खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोनों ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं। जो कहीं बीच में लटक रही हैं कंट्रीज़, जैसे इंडिया है अभी डेवलपिंग है, वो फॉलो करती हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम को, वो फॉलो करती हैं उस सिस्टम को जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है उसको एक रेंज में मेंटेन करने के लिए RBI सरकार इंटरवीन करेगी। बाकी विद इन दिस रेंज जो भी फ्लक्चुएशन आएगा एक्सचेंज रेट में उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसको मार्केट डिटरमाइन करता है। और इसके साथ बातचीत खत्म हो गई।
टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बारे में। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ये जो टर्म है ये यूज़ होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जिन कंट्रीज़ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज़ किया जाता है वहाँ पर टर्म यूज़ होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार खुद से डेलिबरेटली अपने करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे तो उसको बुलाया जाता है डीवैल्यूएशन। जब सरकार खुद से डेलिबरेटली अपने करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे तो उसको बुलाया जाता है डीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, कल तक किसी सरकार ने फिक्स किया हुआ था कि $1 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 70 रुपीज़। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा है नहीं हमारी कंट्री में, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और सरकार ने बोला हुआ है कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। कल को सरकार खुद से डेलिबरेटली बोले कि आज से $1 जो है वो 100 रुपये के बराबर होने वाला है, मतलब जो करेंसी की वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। जब सरकार डेलिबरेटली ऐसा करती है तो इसको बुलाया जाता है डीवैल्यूएशन। सरकार ऐसा क्यों करेगी? देखो, जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा क्यों होता है? देखो, कल तक अगर कोई इंसान $1 का एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसको बदले में एक्सचेंज में कितने रुपए मिल रहे थे? 70 रुपये मिल रहे थे। लेकिन अब अगर कोई इंसान $1 का एक्सपोर्ट करेगा तो उसको बदले में कितने मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे, मतलब उसको नेट फ़ायदा दिखाई देगा। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो डेलिबरेटली अपने करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर सकती है। गेनर्स कौन होते हैं? फ़ायदा किसको होता है? एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। कल तक अगर कोई टूरिस्ट आ रहा था और अगर वो $1 हमारे यहाँ पे खर्च कर रहा था, विच मीन्स कि वो 70 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन अब वही इंसान $1 अगर खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को ज़्यादा रुपये मिलेगा। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है उसको फ़ायदा होता है, और जो वर्कर्स होते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उनको फ़ायदा होता है, बिकॉज एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा होता है, एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो रहे होते हैं, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन घाटा किसको होता है? जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो इंपोर्टर्स को घाटा होता है। कल तक अगर कोई $1 का सामान इंपोर्ट कर रहा था तो उसको बदले में 70 रुपये देने पड़ रहे थे। अब वही इंसान अगर $1 का सामान इंपोर्ट करेगा तो उसको बदले में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब इंपोर्टर को घाटा हो जाता है। रेजिडेंट्स अब्रॉड, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, उनको घाटा होता है। पहले अगर वो बाहर जाके $1 खर्च करते थे तो ये $1 उनको कितने रुपए में मिल रहा था? 70 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब यही $1 उनको कितने रुपए मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। तो जो इंडियन रेजिडेंट्स बाहर हैं उनको घाटा होता है, और जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, तो जो भी कंज्यूमर इन इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदता है उसको भी घाटा होता है। समझो बात को, गेनर्स कौन होते हैं? एक्सपोर्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है, और ऐसे वर्कर्स जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है अगर करेंसी की वैल्यू को सरकार रिड्यूस करे तो। लूजर्स कौन होते हैं? इंपोर्टर्स जो होते हैं वो लूजर्स होते हैं, जो रेजिडेंट्स इंडियन रेजिडेंट्स बाहर रह रहे होते हैं वो लूजर्स होते हैं, और ऐसे कंज्यूमर्स जो कि इंपोर्टेड गुड्स को खरीदते हैं वो लूजर्स होते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? कि जब सरकार डेलिबरेटली खुद से करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे तो उसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन। गेनर्स और लूजर्स कौन होते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कल को आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि बताओ भाई, जब इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट करती है, एप्रिशिएट करती है? आपको पता होना चाहिए। ये एक एक लाइन ही आ जाती है प्रीलिम्स में, और यही एक एक लाइन काम आती है। ऐसे ही इसमें पूछ सकते हैं कि बताओ जब डीवैल्यूएशन होता है तो गेनर्स कौन कौन होते हैं? 4 ऑप्शन दे दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब सरकार डेलिबरेटली करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करती है। दूसरा टर्म है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? कि जब मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी वजह से जो करेंसी की वैल्यू है वो नीचे आ गई है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डीवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन में चीज़ एक ही हो रही है, लेकिन डीवैल्यूएशन करता कौन है? सरकार करती है, खुद से करती है। और डेप्रिशिएशन होता है मार्केट के फोर्सेस की वजह से, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन क्या है उसकी वजह से। जब
करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने की वजह से गिर जाए तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। डेप्रिसिएशन जब होगा तो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके राइज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी हमने बात की ना, ये सेम वही एग्जांपल कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये, अब डेप्रिशिएट हो गया है तो $1 मान लेते हैं हो गया 100 रुपये का, तो एक्सपोर्ट्स कैसे प्रमोट होंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सेम वही चीज़ है, बस फर्क क्या है कि डीवैल्यूएशन में सरकार खुद से करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, और डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है उसकी वजह से करेंसी की जो वैल्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर एक टर्म है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल आज $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, कल को यही $1 मान लेते हैं 50 रुपए के बराबर हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन भी जो है वो सरकार नहीं करती है। एप्रिसिएशन भी कब होता है? जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कुछ इस तरीके से हो कि करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये जो एप्रिसिएशन है ये भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखने को मिलता है। और जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन के टाइम पे या डीवैल्यूएशन के टाइम पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो प्रमोट होते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एप्रिसिएशन के टाइम पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। और मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। अच्छा, एक सवाल दे रखा है कि वाई द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन डीवैल्यू देयर करेंसी। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करती हैं, कम क्यों करती हैं? बड़े सिंपल से रीजंस हैं। एक तो जब करेंसी को डीवैल्यू किया जाता है तो जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड कैसे बढ़ जाती है? बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो तो प्रमोट हो रहे होते हैं और जो इंपोर्ट्स होते हैं वो डिस्करेज हो रहे होते हैं। अभी हमने बात की है कि जब करेंसी को डीवैल्यू किया जाता है तो जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको घाटा होता है, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं। और जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है, डिमांड करेंगे। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो जानबूझ के करेंसी को डीवैल्यू करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड बढ़े। दूसरा, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। अभी हमने बात की है कैसे इंक्रीज देखने को मिलता है। और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उनको जो रिटर्न मिल रहा होता है वो ज़्यादा मिलेगा। और ये जो डीवैल्यू किया गया है करेंसी को, ये कई बार किया गया है। जुलाई 1991 में तो हमने खुद ने किया था, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे। हमने IMF से मदद ली थी और IMF ने हमारी मदद की थी, लेकिन मदद की कंडीशंस थी। और एक कंडीशन क्या थी कि आपको आपका जो रुपया है उसको डीवैल्यू करना पड़ेगा। और हमने डीवैल्यू किया था बाय 18 to 19%। डीवैल्यू क्यों किया था? ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रमोट हों। तो एक बार तो हमने ही डीवैल्यू किया जुलाई 1991 में। फिर एक टर्म है ब्लैक वेडनेसडे। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया 1992 में और इसको बुलाया जाता है ब्लैक वेडनेसडे। फिर एक टर्म है डिसम्बर मिस्टेक। मैक्सिको ने अपने करेंसी को डीवैल्यू किया कब? 1994 में, और इसको बुलाया जाता है डिसम्बर मिस्टेक। तो जब ज़रूरत पड़ती है तब सरकारें डेलिबरेटली भी अपने करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती हैं। और क्यों करती हैं? बिकॉज एक्सपोर्ट्स प्रमोट होते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। एक टर्म है करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? सरकार या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है जब अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डीवैल्यू करने के लिए कोई भी पॉलिसी लेकर आए ताकि ट्रेड में उसको अनफेयर एडवांटेज मिल जाए, तो इसको बुलाया जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। आप डेलिबरेटली ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हो कि आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाए, आर्टिफिशियली ऐसा लगे कि डीवैल्यू हो गई है, ताकि आपको ट्रेड में अनफेयर एडवांटेज मिले, तो उसको बुलाया जाता है करेंसी मैनिपुलेशन।
फिर एक टर्म है करेंसी वॉर। जब दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कंपीट करती हैं अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा डीवैल्यू करने के लिए, ताकि उनको ट्रेड में एडवांटेज मिले, तो इसको बोला जाता है करेंसी वॉर। बेसिकली तो गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ में कंपीट करें और करेंसी को मैनिपुलेट करें हद से ज़्यादा, ताकि उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रेड का एडवांटेज मिले। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है करेंसी वॉर। ये जो टर्म है करेंसी वॉर, इसको पहली बार किसने कॉइन किया? ब्राज़ील के फाइनेंस मिनिस्टर गुडियो मेंटेगा ने कब? 2010 में किया। देखो, ये तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करती हैं? ताकि डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो, एक्सपोर्ट जो है वो राइज हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएँ। एक याद रखना कि इंडिया ने जुलाई 1991 में रुपी को डीवैल्यू किया था बाय 18-19%, जब हमारे बीओपी क्राइसिस थे उनसे डील करने के लिए। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है? जब सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि करेंसी को आर्टिफिशियली डीवैल्यू किया जाए ताकि ट्रेड में अनफेयर एडवांटेज मिले। डीवैल्यू करने से ट्रेड में एडवांटेज कैसे मिलेगा वो यहाँ पर अपन ने देख लिया है, पिछली स्लाइड में भी देखा है कि एक्सपोर्ट जो होते हैं वो प्रमोट होते हैं, कैसे प्रमोट होते हैं वो हमने देख लिया है। तो इसको दिमाग में रखना, तब ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। जब सरकार या सेंट्रल बैंक ऐसे पॉलिसीज लेकर आए कि जो करेंसी वो आर्टिफिशियली डीवैल्यू हो, और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ट्रेड में अनफेयर एडवांटेज मिले, तो इसको बोला जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। और करेंसी वॉर क्या होता है कि जब दो कंट्रीज कंपीट करें एक दूसरे के साथ में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज कंपीट करें एक दूसरे के साथ में अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा डीवैल्यू करने के लिए, ताकि उनको ट्रेड में अनफेयर एडवांटेज मिले, तो उसको बोला जाता है करेंसी वॉर।